एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी आज फिर आपके साथ हूँ पीसीएस 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 4 को लेके। और ऐसे प्रैक्टिस सेट हल करते हुए हमको ये बिल्कुल लगने लगा है कि इन प्रश्नों में से ढेर सारे प्रश्न तो हमारी परीक्षा में हो सकता है सीधे सीधे मिल जाएं, और बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो इन प्रश्नों की व्याख्या से हमें मिल सकते हैं। जो नए भी बनेंगे वो इन प्रश्नों की जो हम व्याख्या करते हैं उससे भी हमको नए नए प्रश्नों को हल करने में मदद मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये लगता है कि ये प्रैक्टिस सेट अब हमारी 2022 की पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए आप अपने परिचितों मित्रों को इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें जिससे कि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए शुरुआत कर लें हम पहले प्रश्न की। क्या है पहला प्रश्न, देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नंबर 2, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प 1 केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी ना 1 और ना ही 2। तो वास्तव में इसका आंसर करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दोनों में से कौन सा सही है। पहले कथन पर विचार कर लें। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, ये सही है। कहाँ है? अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वे सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं। किस विषय पे मांग सकते हैं? सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पे मांग सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता कोई किया है भारत सरकार ने और उसमें कोई भी विधि का प्रश्न उपस्थित हो गया है तो उस पे वे राय मांग सकते हैं। अर्थात ये सही है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। दूसरा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं, ये सही नहीं है। वे ऐसी सलाह को, ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात इसमें क्या सही होगा? केवल एक सही होगा। अर्थात विकल्प ए सही होगा, केवल एक। अब अगले प्रश्न को हल करें हम। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2। भारतीय संघ अस्तित्व में आया। भारतीय संघ अस्तित्व में आया। विकल्प ए एकीकरण द्वारा, विकल्प बी विभेदीकरण द्वारा, विकल्प सी आंशिक रूप से एकीकरण और आंशिक रूप से विभेदीकरण द्वारा, और विकल्प डी न एकीकरण द्वारा न विभेदीकरण के द्वारा। इसको हमने बताया है, हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत विस्तार से हमने इसको समझाया ही है। इसलिए जितने स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़े हैं वो तो इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। ऑनलाइन में भी हमने इस पे वीडियो बनाया है और इसको हमने समझाया है। यहाँ हल्की सी चर्चा इस पे हम फिर से कर लेते हैं। वास्तव में जो संघ बनते हैं, संघ दो तरह से बनते हैं। जो संघ बनते हैं दो तरह से बनते हैं। एक संघ कैसा बनता है? एकीकरण के द्वारा। एक संघ बनता है एकीकरण के द्वारा, जिसमें छोटे छोटे से राज्य, कई छोटे राज्य आपस में समझौता कर लेते हैं और एक बड़े संघ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आई थी अस्तित्व में? यूएसए में 1787 में अस्तित्व में आई थी, यूएसए में। और दूसरी व्यवस्था क्या होती है संघात्मक की? ये एकीकरण के द्वारा हो गया, ये हुआ एकीकरण के द्वारा। और दूसरी व्यवस्था क्या होती है? जिसमें एक बड़ा राज्य अपने को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे राज्यों या इकाइयों में बांट देता है। छोटे छोटे इकाइयों में बांट के उसके संघ में परिवर्तित कर लेता है। ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आई थी? कनाडा में अस्तित्व में आई थी। कब? 1867 में। 1867 में आई थी। और ये व्यवस्था कैसी होती है? ये विभेदीकरण के द्वारा होती है। अर्थात बड़े संघ ने अपने को छोटी छोटी इकाइयों में विभेदीकृत कर लिया। और भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया है? इसी व्यवस्था को अपनाया है। विभेदीकरण के द्वारा भारत का संघ बना है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विभेदीकरण के द्वारा।
ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और आपको इसको विस्तार से देखना हो तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और ऑफलाइन वालों को तो हमने वहाँ पे विस्तार से पढ़ा दिया है, वो इसका आंसर आसानी से कर लिए होंगे। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलें भाई विचार करें आप। नंबर 1, नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नंबर 2, लोकतंत्र में सरकार पर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का दबाव होता है। अब आपसे पूछा गया उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, और विकल्प डी ना एक ना ही दो। तो वास्तव में क्या है, जब हम इस पे विचार करते हैं तो क्या पाते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में इसके आधार पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता, ये न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। दूसरी बात है कि वाद योग्य भले ही नहीं है, लेकिन इन नीति निदेशक तत्वों के द्वारा भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, और इस स्थिति में सरकार पर क्या दबाव होता है कि वो इन नीति निदेशक तत्वों को लागू करे, उसमें ये दबाव होता है, अर्थात ये भी सही है। लोकतंत्र में सरकार पर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का दबाव होता है, क्योंकि जनता वास्तव में उन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होती है और वो उसी सरकार को चुनना चाहती है जो उसके कल्याण में कार्य करे। तो अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि नीति निदेशक तत्व भले ही वाद योग्य नहीं है, लेकिन सरकार पर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का दबाव होता है, अर्थात एक और दो दोनों सही हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा सही, विकल्प सी एक और दो दोनों सही है। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं हम। अगला प्रश्न नंबर 4 कथन कारण का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमें विशेष सावधानी की जरूरत होती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कथन क्या है, भारत में नागरिकता अर्जन हेतु सबसे मुख्य आधार वंशक्रम है। कारण, भारत में जन्मे उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और अब आपसे पूछा है सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और विकल्प सी है, कथन सत्य है कारण असत्य है। और विकल्प डी है, कथन असत्य है कारण सत्य है। अब देखें भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन से हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है, और संसद ने नागरिकता पर कानून बनाया 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955, और इसको समय समय पे संशोधित किया गया। इसके आधार पर वर्तमान समय में भारत की नागरिकता 5 आधारों पे दी जाती है। आप इन 5 आधारों को जानते भी होंगे। पहला आधार क्या है, जन्म के द्वारा। दूसरा वंशक्रम के द्वारा। तीसरा पंजीकरण के द्वारा। चौथा देशीयकरण के द्वारा। और 5वां अंतिम क्या है, भूमि अर्जन की स्थिति में। जब भारत किसी विदेशी भूमि को अर्जित करता है तब उसके लोगों को नागरिकता दे सकता है। आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, इतने से आपका काम नहीं चलेगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में नागरिकता अर्जन करने का सबसे मुख्य आधार वंशक्रम है कि नहीं। सबसे पहली चीज आपको ये जानना है। और फिर कारण, दोबारा फिर आगे चल के कारण पढ़ना है, फिर देखना है कि दोनों सही हैं कि दोनों में से एक सही है। तो देखिए, भारत में जन्म जिसका होगा उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब जो समय समय पे संशोधित हुआ है 85-86 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 15-16 में, 2019-20 में, उनके द्वारा क्या प्रावधान हुआ है कि भारत में जिसका जन्म होगा उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है, उसके माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हों या दोनों में से कोई एक नागरिक हो। ये शर्त है कि भारत में जन्मे उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हों। और अगर दोनों में से केवल एक नागरिक है तब भी उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ शर्त क्या जुड़ी है कि दूसरा अवैध प्रवासी ना हो।
ये भी शर्त जोड़ दी गई। अर्थात भारत में क्या हुआ, भारत में जन्म लेने के बाद भी नागरिकता के लिए वंशक्रम होना जरूरी है। जन्म लेने के बाद भी वंशक्रम होना जरूरी है। और अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ तो उसे भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? अगर उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो मिल जाएगी भारत की नागरिकता। 1992 के पहले क्या था कि केवल पिता के भारतीय नागरिक होने पे ही नागरिकता मिलती थी, लेकिन 1992 से संशोधन कर दिया गया कि अगर उस बच्चे की माँ भी भारतीय नागरिक है, पिता भारतीय नागरिक भले ही ना हो, लेकिन अगर माँ भारतीय नागरिक है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अर्थात जन्म भारत में हुआ हो या जन्म विदेश में हुआ हो, दोनों में एक कंडीशन अनिवार्य है कि उसका वंशक्रम भारत का होना चाहिए। अर्थात माता या पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए। और यही आपसे पूछा गया है, यही बताया गया है कथन में कि भारत में नागरिकता अर्जन का सबसे मुख्य आधार क्या है? वंशक्रम है, जन्म नहीं है। जन्म भारत में हो विदेश में हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वंशक्रम उसका भारत का है कि नहीं है ये महत्वपूर्ण है। अर्थात कथन सही है। अब कारण पे आइए। कारण क्या है? भारत में जन्मे उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यहाँ हमने इसको स्पष्ट कर दिया है कि भारत में जन्मे उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलनी है जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अर्थात ये जन्म वंशक्रम को सबसे मुख्य आधार क्यों दिया गया? क्योंकि भले ही जन्म भारत में हुआ है लेकिन भारत में जन्म लेने के बाद में भी नागरिकता उसी को मिल रही है जिसका वंशक्रम भारत का है। अर्थात माता या पिता में से कोई भारत का एक नागरिक जरूर है। अर्थात इसका सही, इस कथन का सही कारण ये है, सही कारण ये है जो आपसे कहा गया है कि मुख्य आधार वंशक्रम है, उसका सही कारण ये है कि भाई वंशक्रम कैसे है, कैसे पता चल रहा है कि भाई भारत में जन्म लिए तो भी नागरिकता ना मिलेगी अगर वंशक्रम भारत का ना होगा, तो वंशक्रम भारत का होगा तभी मिलेगी। अर्थात इसका सही कारण ये है। इसका मतलब है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर क्लियर नहीं हुई हो तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, उस पर हम इसको और विस्तार से बताते हैं और ऑफलाइन में हमने इसको विस्तार से पढ़ाया है, पढ़ाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जितना अधिक यहाँ पे संभव था क्लियर कर दिए और बाकी और आप डिटेल में जानने के लिए हमारे वीडियो को देख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंबर 1, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है। नंबर 2, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। और फिर पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, और विकल्प D ना 1 ना ही 2। इस पे विचार करें तो हम क्या पाते हैं? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है, अर्थात ये सही है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई। लेकिन ये गलत है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। भारत में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया। इसे कहाँ किया गया? जब इसके लिए संसद ने कानून बनाया तो उस कानून में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया कि किसे अस्पृश्यता कहेंगे। अनुच्छेद 17 में इसे परिभाषित नहीं किया गया, अर्थात ये गलत है। इसका मतलब क्या सही होगा? विकल्प A सही होगा, केवल A, केवल 1 सही है। अब आए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। भाई सही है ये। 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरियों में आरक्षण दिया है। नंबर 2 कथन क्या है? अनुच्छेद 14 राज्य को नागरिकों के वर्ग बनाने का अधिकार दे रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 14 में क्या है? विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब है समान लोगों के लिए समान विधि बनेगी, अर्थात नागरिकों के वर्ग बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त है। वर्ग किस आधार पर बनाएगा?
ये राज्य निर्धारित करेगा, लेकिन वर्ग बनाने का जो आधार है उसका वो रीजनेबल होना चाहिए, और रीजनेबल है कि नहीं इसकी जांच न्यायालय करेंगे। लेकिन ये कथन सत्य है कि अनुच्छेद 14 राज्य को नागरिकों के वर्ग बनाने का अधिकार दे रहा है। इसका मतलब है 1 और 2 दोनों सही हैं, अर्थात विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पे आए हम। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए परमिट व्यवस्था कब से लागू की गई? परमिट व्यवस्था कब से लागू की गई? विकल्प ए 15 अगस्त 1947 से, बी 19 जुलाई 1948 से, विकल्प सी 31 दिसंबर 2014 से, और विकल्प डी 31 दिसंबर 2019 से। आपने अनुच्छेद 6 को पढ़ा है। अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भारत का नागरिक समझा जाएगा जब भारत का संविधान लागू होगा, लेकिन शर्त क्या है? उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। और इसके साथ 2 प्रावधान और जोड़े गए। क्या जोड़े गए? कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत आ गया उसे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी भारत का संविधान लागू होने पर। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत आया है उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जबकि वो भारत में स्थायी निवास का परमिट लेके आया है। वो भारत में रहने के बाद 6 महीने रहने के बाद उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है सक्षम प्राधिकारी के समक्ष। तो ये डेट जो है 19 जुलाई 1948 से क्यों है? क्योंकि इसी 19 जुलाई 1948 से भारत में परमिट व्यवस्था लागू हुई थी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। यहाँ से भी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। परमिट व्यवस्था कब से? 19 जुलाई 1948 से। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं हम। प्रश्न नंबर 8। भारत में शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और अब आपसे पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, बी विकल्प केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी में है ना 1 ना ही 2। तो वास्तव में क्या है? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे, संक्षेप में इसको देख लें। क्या क्या प्रावधान किए गए? पहला प्रावधान किया गया कि भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रावधान किया गया था, ये व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। क्यों लागू नहीं हुई थी? क्योंकि देशी रियासतें इस संघ में शामिल होने को तैयार नहीं थी। और इस अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई कि अगर आधी आबादी रखने वाली देशी रियासतें शामिल होंगी तभी ये संघ बनेगा। तो देशी रियासतें शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो ये संघ कभी बना ही नहीं। संघ नहीं बना भाई, ये संघ नहीं बना, अर्थात ये सही नहीं है। संघ की व्यवस्था प्रारंभ, संघीय शासन व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो पाई थी, केवल उसका प्रावधान किया गया था। ये व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो पाई, संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। अब क्या था? इन्होंने प्रावधान कर दिया कि संघ बनाएंगे, तो उसके साथ इन्होंने संघीय न्यायालय भी बनाने की बात कर दी कि हम संघीय न्यायालय बनाएंगे। तो अब संघीय न्यायालय जो बनाने का प्रावधान किया, इसके आधार पर 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। अर्थात ये दूसरा सही होगा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1937 में। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसी संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। तो वास्तव में क्या हुआ था? इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघ तो स्थापित नहीं हुआ, लेकिन संघीय न्यायालय स्थापित हो गया था। अर्थात इसमें कौन सा सही है? केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, अर्थात विकल्प बी सही है, केवल 2 सही है। अब आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9। किस वाद में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया?
किस वाद में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के संदर्भ में क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? विकल्प ए मिनर्वा मिल्स का वाद, बी मेनका गांधी का वाद, विकल्प सी इंदिरा साहनी का वाद और विकल्प डी इनमें से किसी में नहीं। और ये बहुत आसान है, आप इसको समझते भी होंगे, नहीं तो आप जान लें, इंदिरा साहनी के वाद में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अब अगले प्रश्न पे आना है। अगला प्रश्न 10वां कथन कारण का प्रश्न ये भी है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है, कारण भारत में संसदीय लोकतंत्र है। और अब विकल्प ठीक उसी तरह से है, विकल्प ए व्याख्या कर रहा है, विकल्प बी दोनों सत्य हैं व्याख्या नहीं कर रहा है, सी कथन सत्य कारण असत्य और डी कथन असत्य कारण सत्य। अब हम इस पे विचार कर लें। कथन क्या है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है, सही है भाई, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। और उसका कारण क्या है? कारण इसमें दिया भारत में संसदीय लोकतंत्र है, ये कारण है जो ये सही तो है, लेकिन उसका उचित कारण नहीं है, उचित कारण नहीं है, क्योंकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन इसलिए थोड़ी पाया जाता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। वास्तव में संसदीय लोकतंत्र जो है इंग्लैंड में, वहाँ तो न्यायिक पुनरावलोकन है ही नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन भारत में इसलिए पाया जाता है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और मौलिक अधिकारों को लागू करना अनिवार्य है, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। संसदीय लोकतंत्र के कारण नहीं पाया जाता, ये उसका सही कारण नहीं है। अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का कारण ये नहीं है, इसका कारण कुछ और है। अब आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11, ये भी कथन कारण का प्रश्न है। तो इसके विकल्प हैं ठीक उसी तरह, कथन कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है। विकल्प बी कथन कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन सत्य कारण असत्य और डी कथन असत्य कारण सत्य है। अब इन पे हमें विचार करना है। कथन क्या है? अनुच्छेद 14 में प्रदान विधि के समक्ष समता निगम और कंपनियों को भी प्रदान की गई है। कारण अनुच्छेद 14 में उल्लेखित व्यक्ति का आशय प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के व्यक्तियों से है। तो अब इस पे आप विचार करें कि इसमें कौन कौन सा सत्य है। पहला क्या है? अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और यहाँ जो व्यक्ति का अर्थ है वो व्यक्ति प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों व्यक्ति हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों व्यक्ति हैं। इसी कारण ये विधि के समक्ष समता जो है मनुष्यों को तो प्रदान की गई है, साथ ही जो कंपनियां हैं और निगम है उनको भी प्रदान की जाती है। क्यों प्रदान की जाती है? क्योंकि अनुच्छेद 14 में व्यक्ति का आशय जो है वो प्राकृतिक व्यक्तियों के साथ साथ कृत्रिम व्यक्तियों से भी जुड़ा है। अर्थात जो कृत्रिम व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पे व्यक्ति माने जाएंगे। और कृत्रिम व्यक्ति कौन होता है? कंपनियां और निगम होते हैं। इसका मतलब है कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, और इसका सही ये कारण है। कथन का सही कारण यही है। क्यों है? क्योंकि विधि के समक्ष समता में निगमों को क्यों अधिकार दिया गया? क्योंकि व्यक्ति का अर्थ क्या निकाला गया? प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति दोनों। इसका आशय निकलता है कि प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्ति दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ये इसका सही कारण बन जा रहा है। अर्थात कथन सही कारण सही, इसका मतलब है ये इसकी व्याख्या कर रहा है। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो व्यक्ति है उसका आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति भी है और कृत्रिम व्यक्ति भी है। और इसी कारण अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समता कंपनियों और निगमों को भी प्रदान कर दी गई है, मनुष्यों को तो प्रदान की ही गई है। अर्थात उसका वो सही कारण है। अब आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, इस पे विचार करना है। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1, शक्ति पृथक्करण संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। नंबर 2, शक्तियों का वितरण अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण है। और अब आपसे कहा गया है सही विकल्प चुने। विकल्प 1 केवल 1 सत्य है, विकल्प बी केवल 2 सत्य है, विकल्प सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, और विकल्प डी ना 1 सत्य है ना 2 सत्य है।
और इस पे जब हम विचार करते हैं तो क्या पाते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या होता है? शक्ति वितरण होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। शक्ति वितरण, शक्तियों का विभाजन या शक्ति वितरण होता है, ना कि शक्ति पृथक्करण होता है। और शक्ति पृथक्करण किसकी विशेषता होती है? अध्यक्षीय शासन की। यहाँ पे होता है शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति पृथक्करण। अर्थात ये दोनों के दोनों गलत हैं। जो शक्ति पृथक्करण है वो वास्तव में अध्यक्षीय शासन का लक्षण होता है, संघीय शासन का नहीं। इसका मतलब है ये भी गलत है, ये सही नहीं है। और दूसरा, शक्तियों का वितरण, डिवीजन ऑफ पावर्स, ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं होता बल्कि संघीय शासन व्यवस्था का लक्षण होता है। इसका मतलब है ये भी गलत है, दोनों गलत है। अर्थात यहाँ आंसर सही क्या होगा? ना एक सही है ना दो सही है, दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि ये इसका लक्षण नहीं है और ये इसका लक्षण नहीं है। अब आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को देखें। भारत के संविधान में कहा गया है कि, भारत के संविधान में क्या कहा गया है? नंबर 1, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नंबर 2, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना 1 ना 2। तो वास्तव में क्या प्रावधान है? संविधान का अनुच्छेद 79 क्या उल्लेखित है उसमें? संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, अर्थात ये सही है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, अर्थात विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, राज्य को उच्च सदन कहा जाता है। ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, यहाँ लिखिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये पूरा होना चाहिए यहाँ पे। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये पूछा गया है। क्योंकि विकल्प ए, संविधान में उसे उच्च सदन घोषित किया गया है। विकल्प बी, संसद ने विधि बनाकर उसे उच्च सदन घोषित किया है। विकल्प सी, राष्ट्रपति ने उसे उच्च सदन घोषित किया है। और विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। वास्तव में भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकसभा निम्न सदन होगा और राज्यसभा उच्च सदन होगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। और ना ही संसद ने ऐसा कोई कानून बना के राज्यसभा को उच्च सदन घोषित किया, ना राष्ट्रपति ने राज्यसभा को उच्च सदन घोषित किया। तो ये बात कहाँ से आ गई? ये आ गई ब्रिटेन से। ब्रिटेन में दरअसल 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्यों बनाया गया था? वहाँ की जो सामंती व्यवस्था थी, सामंतों का सदन बनाने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना दिया गया था और आम लोगों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स बना दिया गया था। तो इस कारण वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन कहा जाता था। और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ले ली। तो अब इसी तरह से जनता के सदन को निम्न सदन कहा गया और जो दूसरा सदन था राज्यसभा, उसे उच्च सदन कहा जाने लगा। बस कहा जाने लगा, उसके लिए ना तो कोई कानून बनाया गया, ना राष्ट्रपति ने कोई आदेश जारी किया, ना भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान किया गया कि राज्यसभा उच्च सदन है। केवल संविधान के अनुच्छेद 79 में केवल ये लिख दिया गया कि भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन कौन उच्च सदन कौन निम्न सदन, इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अर्थात इसका सही आंसर यहाँ क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब आए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15। भारत में शून्यकाल कब होता है? भारत में शून्यकाल कब होता है? विकल्प ए, प्रश्नकाल के ठीक बाद। विकल्प बी, भोजन अवकाश के ठीक पहले। विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। और विकल्प डी, दोनों असत्य हैं। वास्तव में संसद की कार्यवाही कैसे होती है? 11 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल, और फिर 12 बजे से 1 बजे तक
शून्यकाल, यहाँ तक ये शून्यकाल, शून्यकाल, और फिर 1 बजे से 2 बजे तक भोजन का अवकाश, ये भोजन का अवकाश, और फिर 2 बजे से फिर कार्यवाही शुरू होती है, भोजन का अवकाश, और फिर उसके बाद में फिर 2 से 6 तक फिर कार्यवाही चलती है। तो अब प्रश्न शून्यकाल कहाँ हुआ, ये प्रश्नकाल के बाद हो गया और भोजन अवकाश के पहले हो गया, इसके बाद में हो गया और इसके पहले हो गया। और आपसे यही पूछा गया है कि वो कब होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है, भोजन अवकाश के ठीक पहले होता है, अर्थात दोनों सत्य हैं। प्रश्नकाल के बाद कहिए या भोजन अवकाश के ठीक पहले कहिए, भारत में शून्यकाल इसी समय होता है। अब आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16। तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, इनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। नंबर 2, इनमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। और फिर आपसे पूछा है सही विकल्प का चयन करें। विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 सत्य हैं, और विकल्प D ना 1 सत्य है ना 2 सत्य है। तो वास्तव में प्रश्नकाल जो 11 बजे से 12 बजे तक होता है, इसमें 2 तरह के प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। एक तारांकित अर्थात जिस पे स्टार बना होता है, और दूसरा अतारांकित जिन पे स्टार नहीं बना होता। अतारांकित, जो तारांकित प्रश्न होते हैं जिन पे स्टार बना रहता है, इसमें क्या होता है, इसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, और जो अतारांकित होते हैं इसके उत्तर लिखित दिए जाते हैं, अर्थात मंत्री महोदय इनके उत्तर सीधे सदन की पटल पे रख देते हैं, और जिस सदस्य ने प्रश्न पूछा है वो अपने उत्तरों को जान लेता है। अब क्या होता है, तारांकित के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, इसीलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि इनमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, अर्थात ये गलत है। इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके उत्तर लिखित दिए जा रहे हैं, इसलिए इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। लेकिन तारांकित में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, और यहाँ लिखा है अनुमति नहीं होती, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1 सत्य है, अर्थात विकल्प A 1 सत्य है। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें, प्रश्न नंबर 17। क्या है? आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि, आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352, आपातकाल से हमेशा ध्यान रखा करिए, अनुच्छेद 352 में किसी विधानसभा की अवधि क्या होगी? A राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, B राज्यपाल द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, C संसद द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, और D बढ़ाई नहीं जा सकती। तो वास्तव में क्या होता है कि विधानसभा की अवधि आपातकाल में बढ़ाई जाती है, लेकिन किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती, ये केवल संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे आए, प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न को देख लें, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना अनिवार्य नहीं है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको जरा ध्यान दिए कि निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। इसका उत्तर बताने का प्रयास करें आप। विकल्प ए राजदूतों की नियुक्ति में, विकल्प बी संसद से पारित विधेयकों की अनुमति देने में, विकल्प सी उपर्युक्त दोनों में सलाह लेना अनिवार्य है, विकल्प डी दोनों में से सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। वास्तव में जब संसद से कोई विधेयक पारित हो जाता है, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राष्ट्रपति के पास में क्या स्थिति होती है? चाहे तो हस्ताक्षर कर दें या तो हस्ताक्षर करें या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दें, या अपने पास में उसको सुरक्षित रख लें। अर्थात पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तो क्या कहलाएगा कि ये वीटो करना कहलाएगा। कैसा वीटो? निलंबनकारी वीटो। और अगर वो अपने पास रख लेते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते, ना पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तो ये वीटो करने के लिए राष्ट्रपति को
वीटो करने के लिए, मतलब अनुमति दें या ना दें, इसके लिए उन्हें मंत्रिमंडल से सलाह लेना बाध्यकारी नहीं होता है। संसद से पारित विधेयकों के संदर्भ में मंत्रिमंडल से सलाह लेना बाध्यकारी नहीं है, यहाँ बाध्यकारी है, क्योंकि नियुक्तियों के लिए मंत्रिमंडल जो डिसीजन लेगा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी। अनुच्छेद 19, प्रश्न नंबर 19, कथन और कारण का प्रश्न है। विकल्प वही है, ठीक वैसे ही कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और सी है, कथन सत्य है कारण असत्य है। और डी है, कथन असत्य है कारण सत्य है। अब इसको पढ़ लें जरा हम। कथन क्या है? राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान उनके कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये सही है। राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान उनके जो कार्य हैं उसके लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और कारण क्या है? भारत में राष्ट्रपति का शासन है, ये गलत है। भारत में राष्ट्रपति का शासन नहीं है, भारत में विधि का शासन है। भारत में राष्ट्रपति का शासन नहीं है, भारत में विधि का शासन है। कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होना अलग बात है, लेकिन भारत में शासन किसका है? विधि का, कानून का शासन है। इसका मतलब क्या है? कथन सत्य है और कारण असत्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, कथन सत्य है और कारण असत्य है, विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पे आए, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलें भाई। नंबर 1, केंद्रीय या संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 2, प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री के प्रासाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। और अब आपसे पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प 1 केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी ना 1 ना 2। तो अब इस पे हम विचार करें तो क्या पाते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही है। अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(3) में क्या प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और दूसरा क्या है? प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री के प्रासाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है, ये गलत है। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। अनुच्छेद 75(2), 75(2) में क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। इसका मतलब है कि ये गलत है, अर्थात सही कौन सा है? केवल 1 सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए, केवल 1 सही है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या है? जनजाति कल्याण हेतु प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की जाती है। जनजाति कल्याण हेतु प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की जाती है। विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी झारखंड, विकल्प सी उपर्युक्त दोनों, विकल्प डी दोनों में से किसी में नहीं। वास्तव में जनजाति कल्याण हेतु प्रभारी मंत्री की नियुक्ति कुल 4 राज्यों में की जाती है। किसमें किसमें की जाती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा या ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड, इन 4 राज्यों में जनजाति कल्याण हेतु एक प्रभारी मंत्री अलग से नियुक्त किया जाता है। और आपसे यहाँ क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश और झारखंड, अर्थात दोनों में की जाती है। और इन दोनों के अलावा इन दोनों में भी होती है, अर्थात कुल 4 राज्यों में होती है जनजाति कल्याण के लिए मंत्री की नियुक्ति। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं हम। प्रश्न नंबर 22 क्या है? केंद्रीय मंत्री अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, बी नंबर 2 सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, नंबर 3 विधिक रूप से न्यायपालिका के प्रति। और फिर आपसे पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? और विकल्प 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3 और डी 2 और 3। तो आपको ये देखना है कि केंद्रीय मंत्री अपने कार्यों के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?
ये सही है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75(2) में प्रावधान है। और दूसरा भी सही है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन विधिक रूप से न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ये गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस पर न्यायालय में विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता, जबकि इंग्लैंड में होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, भारत में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता, वे अपने विधिक कार्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 क्या प्रावधान कर रहा है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस पर न्यायालय में विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल ये 2 उत्तरदायित्व होते हैं मंत्रियों के, और विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2, अर्थात विकल्प बी, 1 और 2। अब अगले प्रश्न पे आना है। 23, महिलाओं के लिए स्थानों को आरक्षित रखने की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए स्थानों को आरक्षित रखने की व्यवस्था है। विकल्प ए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, बी लोकसभा में, सी उपर्युक्त दोनों में, डी दोनों में से किसी में नहीं। वास्तव में इन दोनों में से किसी में भी महिलाओं को आरक्षण नहीं है। महिलाओं को आरक्षण कहाँ है, केवल स्थानीय निकाय में, केवल स्थानीय निकाय में है। और स्थानीय निकाय का मतलब क्या होता है, पंचायत और नगरीय निकाय, इनमें महिलाओं को आरक्षण है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आरक्षण स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था कहाँ है, दोनों में से किसी में भी नहीं है भाई। इसका आंसर होगा विकल्प डी। अब अगला प्रश्न, कथन लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि कर सकता है, और कारण वर्तमान समय में महिलाओं को आरक्षण जैसे प्रावधानों की आवश्यकता नहीं रह गई है। और फिर आपसे वही 4 विकल्प, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सत्य है कारण असत्य है, और डी कथन असत्य है कारण सत्य है। तो इस तरह के प्रश्नों पे हमें विचार करना होगा। ऐसे कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल ने नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो महिलाओं में जो ये नारा होता है, इससे महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता अवश्य आती है, या जो जागरूकता है उसमें वृद्धि होती है। आपसे यही कहा गया है कि इस नारे से, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि कर सकता है। बिल्कुल सही है ये। इन ऐसे नारों से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि होती है। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति इस तरह से नहीं है कि उन्हें किसी भी आरक्षण या किसी विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं रह गई है। अर्थात ये गलत है। महिलाओं को अभी भी विशेष तरह के प्रावधान, और उनमें से आरक्षण भी एक शामिल हो सकता है, उसकी आवश्यकता है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) भी इस बात को उल्लेखित करता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो कारण जो है क्या, वर्तमान समय में महिलाओं को आरक्षण जैसे प्रावधानों की आवश्यकता नहीं रह गई है, ये गलत है। क्योंकि अभी भी महिलाएं अपेक्षाकृत पीछे हैं, उनका विकास अभी इतना नहीं हुआ है कि उन्हें आरक्षण की आवश्यकता ना रह गई हो। तो ये गलत है। लेकिन ये सही है, क्योंकि ऐसे नारे महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। तो क्या है, कथन सत्य है और कारण असत्य है, अर्थात विकल्प सी सही होगा। कथन सत्य है और कारण असत्य है। अब आए अगले प्रश्न पे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 25, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विकल्प ए राज्य की जनता के प्रति, बी राज्य विधानमंडल के प्रति, सी राष्ट्रपति के प्रति, और डी किसी के प्रति नहीं। तो वास्तव में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके प्रासाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरह से आज के प्रैक्टिस सेट 4 में हमने ये 25 प्रश्न कर लिए, और पिछले प्रश्नों की तरह से ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा। और इसी तरह से हम आगे भी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, और दूसरा टीजीटी पीजीटी के भी हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं,
तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए आपकी परीक्षाओं में लाभकारी होगा। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को हम लेके आते रहेंगे। आपको अगर ये प्रैक्टिस अच्छी लग रही हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें। थैंक यू।